कुल प्राप्तांकों का औसत इतना है तो कुल छात्रों की संख्या क्या थी। बड़ा सिंपल प्रश्न है। देखो यहाँ पे है बॉयज़, यहाँ पे है गर्ल्स। इसको हम एक तो नंबर से भी कर सकते हैं इसे, ठीक है, लेकिन नंबर से ज़्यादा टाइम लगेगा एवरेज से। आप एलिगेशन से कर लो। बॉयज़ के नंबर दिए हुए 9, गर्ल्स के नंबर नहीं दिए तो मान लो 1 से। बॉयज़ का जो औसत प्राप्तांक है वो 12 है और गर्ल्स का कितना है 14 है और एवरेज कितना है 13.1 है, ठीक है। इसको घटा के यहाँ लिख दो तो ये कितना हो गया 12 और 1 13, 1.1 आ गया ये, ठीक है। और 14 में से 13.1 गया तो 0.9 बचा, ये पॉइंट हट गया तो ये 9 और 11 का रेशो आ गया, ठीक है। अब ये 9 हो गया 9 की वैल्यू, तो ये जो 11 होगा वो यहाँ पे 11 की वैल्यू होगी। तो x की जगह कितने आ गए 11, मतलब 11 गर्ल्स है 9 बॉयज़ है। टोटल कितने हो गए स्टूडेंट 20। ये 20 हो गया हमारा आंसर। किसी थैले में लाल और नीले गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है फिक्स है। कुछ रेड बॉल्स है, कुछ ब्लू बॉल्स हैं। उसमें 44 लाल गेंद थी तो 44 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। नीले गेंदों की संख्या 36 है, ब्लू कितनी है वही 36। ये बोल रहा है यदि नीलों की संख्या 64 है, ब्लू के नंबर कितना होगा 64, तो लाल गेंदों का नंबर कितना होगा। बड़ा सिंपल प्रश्न है कि अगर 36 से 64 हो गई तो ये 44 से कितनी होगी। 36 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 64 आ जाए। तो x इक्वल टू ये आ गया 64/36, इसका आधा 32, इसका आधा 18, इसका आधा 16, इसका आधा 9। इसमें 16/9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इधर भी 16/9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16/9 से तो ये नहीं कट रहा है 9 से, ठीक है। थैले में लाल गेंदों की संख्या, कोई मिसप्रिंट तो नहीं है। 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। ALP 2051। हाँ देखो एक मिस्टेक दे रखी इसके बुक में। यहाँ पे ये क्वेश्चन में 64 दे रखा है लेकिन उसने 54 मान करके सोल्व किया है। इसका मतलब ये 64 नहीं है, यहाँ पे ये है 54, ठीक है। तो 36 दूना 54 होता है, सॉरी 27 दूना होता है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। तो देखो बस ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी थी क्वेश्चन में। ये 64 नहीं है, ये 54 दिया हुआ है ना, उसने 54 मान के सोल्व किया है। तो 36 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 54 आ जाए। 36 से 54 लाना है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54/36। तो 18 तिया 54, 18 दूरा 36, तो 3/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर। तो 3/2 का मल्टीप्लाई एज इट इज़ इधर भी करना पड़ेगा। तो 44 में भी 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से कटेगा ये 22 बार और 22 तिया 66 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 66, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। ये यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा बुक के अंदर ही मिस्टेक है, ठीक है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है। एक शंकु के जिसके आधार की त्रिज्या, जो रेडियस होगी शंकु की, वो उसकी ऊंचाई की 1/3 है। ऊंचाई की 1/3 है, तो ऊंचाई की 1/3 है मतलब ऊंचाई बटा 3 है। तो रेडियस इक्वल टू हाइट बाय 3 एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु का जो आयतन है गोलार्ध के आयतन के बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या का रेशो बताओ। सिंपल प्रश्न है, बड़ा कर लो। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी। और गोलार्ध का आयतन कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 3 से 3 कट गया सबसे पहले, तो पाई से पाई कट गया। यहाँ पे एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई इधर कर सकता हूँ तो ये 3r आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 3r रख सकता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 3r क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 4r का क्यूब, ठीक है। तो r का क्यूब अपॉन r का क्यूब इक्वल टू 4/3। दोनों का क्यूब है, इधर क्यूब रूट हट, दोनों से क्यूब हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा क्यूब रूट लग जाएगा, इस है ना टोटल। तो ये ऊपर भी हो जाएगा क्यूब रूट में 4 और क्यूब रूट में 3, क्यूब रूट में 4 क्यूब रूट में 3, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है, माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात करो।
देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं पहले तो आपको, एक फार्मूला होता है, याद रख लेना सब लोग, कि जो बहुलक होता है, बहुलक वो बराबर होगा हमेशा माध्यिका के 3 गुने के और माध्य के 2 गुने के। ठीक है, तो माध्यिका के 3 गुने के और माध्य के 2 गुने के डिफरेंस के बराबर होगा बहुलक। ठीक है, न तो माध्यिका दी हुई है, न बहुलक दिया हुआ है, और न ही माध्य। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, हमें क्या पूछा है कि माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करो। माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखो इसको, बहुलक और माध्यिका 2 चीज़ का अंतर 2 है। ठीक है, तो बहुलक और माध्यिका इन दोनों का बीच का अंतर अगर 2 दिया हुआ है तो मान लिया जाए अगर बहुलक x है तो इन दोनों का अंतर 2 होना चाहिए। तो ये कितना होगा, x माइनस 2, x से 2 छोटा होगा, है ना, क्योंकि इन दोनों को जब घटाओगे तो वापस 2 आ जाएगा। तो बहुलक की जगह रख दो x बराबर माध्यिका मतलब x माइनस 2 इंटू 3 माइनस माध्य गुना 2, है ना। तो ये 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस 6। ठीक है, तो 3x माइनस 6 तो इधर आ जाएगा, ये तो 6 माइनस का 2x इक्वल टू 2 इंटू माध्यिका, 2 इंटू माध्य, ये माइनस का है। या फिर एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इस माइनस माध्य को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माध्य गुना 2 बराबर, ये है 3x माइनस 6 माइनस x, तो 2 गुना ये माध्य गुना 2 बराबर, ये 3x में से गया x तो 2x माइनस 6, इसका मतलब मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो 2 कॉमन लूँगा तो x माइनस 3 बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो माध्य कितना आ गया आपका, माध्य आ गया आपका x माइनस 3। ठीक है, हमें चाहिए माध्यिका और माध्य का अंतर, माध्यिका और माध्य का अंतर चाहिए हमें, तो 3x माइनस 6 और x माइनस 3 का डिफरेंस चाहिए। तो 3x माइनस 6 और x माइनस 3 के बीच का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो ये 3x माइनस 6 माइनस x प्लस 3, तो ये कितना हो गया 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 की हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 2x माइनस 3 की वैल्यू पहले x निकालना पड़ेगा हमको, x कितना है एक्चुअली। ठीक है, तो चलो एक काम करो, इसको थोड़ा सोल्व करना ही पड़ेगा, इसको चलो रहने दो। x माइनस 3 आ गया, अब माध्य की जगह अगर मैं x माइनस 3 रख दूँ तो यहाँ पर देखना बहुलक x है आपका बराबर, माध्य का 3 गुना है उसके, तो ये हो गया 3x माइनस 6 के, और माइनस 2 गुना माध्य है तो ये हो गया 2x माइनस माध्य गुना 2 है ना, और ये नेगेटिव है तो ये माइनस हो गया, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 तिया 6। ठीक है, प्लस 6 से माइनस 6 कट गया, x बराबर हो गया x के, मतलब यही वैल्यू है इनकी, सेटिस्फाई कर गया ना, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई इसकी। ठीक है, x माइनस 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, मतलब इसमें अंदर अब x की वैल्यू नहीं निकालना आपको, यही माध्य की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, तो माध्य हमारा आ चुका है। अब ये क्या बोल रहा है, ये माध्यिका और माध्य के बीच में अंतर बताओ। तो माध्यिका है हमारी ये वाली, है ना, और माध्य है हमारा ये वाला, तो इनके बीच का डिफरेंस जो होगा x माइनस 3 माइनस x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, x माइनस 3 और अच्छा सॉरी x माइनस 3 और x माइनस 2, बड़ा कौन है, x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 माइनस x प्लस 3। ठीक है, x से x कट गया, 3 माइनस 2 और प्लस 3 मतलब 1 बचा, तो 1 आ गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। x माइनस 2 बड़ी वैल्यू होती है ना x माइनस 3 से। अरे ये जो नंबर है जैसे x प्लस 1 x प्लस 2 ये तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन इधर आएगा तो x, फिर इससे बड़ा x माइनस 1, फिर उससे x माइनस 2, फिर उससे x माइनस 3, और जैसे जैसे इधर जाएंगे हम नंबर बढ़ता जाएगा, x माइनस 3 उससे बड़ा x माइनस 2 उससे बड़ा x माइनस 1, तो x माइनस 2 बड़ा होगा ना x माइनस 3 से, x माइनस 3 छोटा होगा x माइनस 2 से। ध्यान रखना ये बड़ा है ये छोटा है, जितना x के पास जाएंगे वो नंबर बड़ा होता जाएगा। चलो
नीचे दिए गए प्रश्न पर विचार करें, निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। देखो ये क्वेश्चंस रेलवे में ही आते हैं सिर्फ, ठीक है। मैंने आज तक कभी सॉल्व नहीं कराए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि आज तक हमने व्यापम की तैयारी करवाई है, एसएससी की तैयारी करवाई है, लेकिन उसकी तरह की एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आते नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हो जाएगा ये, ठीक है। कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचे, ठीक है। 70 रुपये का एक साबुन के हिसाब से 75,000 साबुन उसने बेच दिए कंपनी एबीसी ने। तो कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही ये पूछ रहा है, कौन सा कथन पर्याप्त है। तो यहाँ पे तो कंपनी की जो बिक्री है वो बेस्ट रही, ठीक है। उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। तो उत्पादन के क्षेत्र में देखो, पहले तो वो साबुन बेच रहा है और दूसरा उसके पास कोई उत्पाद नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है ना। दूसरा उत्पाद है ही नहीं और ये इसमें फ़ायदा तो हो रहा है इसको। देखो पहले केस के अनुसार ये पूछ रहा है कि कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही, तो उसकी बिक्री तो ज़बरदस्त रही, क्योंकि 70 रुपये के एक साबुन के हिसाब से उसने 75,000 साबुन बेच दिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बिक्री रही। दूसरा, उसके पास कोई उत्पाद नहीं है, तो ये भी बात सही है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस में देता, यहाँ पे कथन में देता तो हम इसको टिक कर पाते, ठीक है। तो उचित जवाब देने के लिए कथन 2 अकेले पर्याप्त है, जबकि 1 पर्याप्त नहीं है, गलत। कथन 1 और दोनों ही पर्याप्त हैं, ठीक है। तो दोनों ही पर्याप्त हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि इसको फ़ायदा हुआ है, दूसरी बात ये है कि उसके पास कोई दूसरा प्रोडक्ट भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों बात सही है यहाँ पे, ठीक है। एक को ही सही मत कर देना, दोनों सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में इतनी हो जाती है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा मिश्रधन है। और मिश्रधन का मतलब हम जानते हैं मूलधन धन ब्याज। मूलधन को मैंने मान लिया 100% प्लस ब्याज कितना होगा, ध्यान रखना 1 साल की दर है 9.5%, तो 6 साल की टोटल दर कितनी हो जाएगी, 9.5 गुना 6, मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंजे 30 की 0, 3 बचा, 9 चंग 54, 55, 56, 57, ये 57.0 मतलब 57% हो गई 3 साल की दर, 6 साल की टोटल। तो ये मूलधन है और ये 57% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 157% क्या आ गया, ये मूलधन और ये ब्याज बराबर मिश्रधन की दर 157। तो 157 मिश्रधन की दर है हमारे हिसाब से, वो बोल रहा है 942 है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे ये कितना है, 15 छंग 90, 15 छंग 90, 90 से बड़ा ही है ना ये नंबर, तो 6 गुने से तो बड़ा ही होगा, तो 600 तो नहीं होगा। 626 हो सकता है क्या, अगर 626 लिखूँ मैं, देखो 7 छंग 42, हाँ बिल्कुल हो रहा है ना, 6 अरे देखो ना 7 छंग 42 हो रहा है, तो ये 626 होने की प्रोबेबिलिटी है। 650 भी नहीं होगा, 675 भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1%, 1% होगा 6.26 की वैल्यू यहाँ पे, है ना। तो 100% किसकी वैल्यू हो जाएगी, 626 की, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इतना परसेंट हो गया आपका इतने की वैल्यू, तो 1% होगा आपका, 7 से डिवाइड करना ही पड़ेगा ऊपर इस 942 को, तो 7 से डिवाइड करोगे 2 में, तो 7 छंग 42 आएगा ना, 6 आएगा पीछे, तो 6 यहीं आ रहा है सिर्फ, है ना। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं, पूरा सोल्व क्यों करना। निम्न में से कौन इसका वर्गमूल है। वर्गमूल निकालना है, घनमूल नहीं निकालना है, ठीक है। वैसे तो इसकी हज़ारों ट्रिक होगी, यूट्यूब पे आप देखोगे तो कोई ट्रिक नहीं है इसका, आप सीधा कर सकते हो इसको। जैसे कि 124 का स्क्वायर है, तो इसको लगभग ऐसे आसपास देखो, जैसे 120 हो गया और 125 हो गया। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 2 जीरो का स्क्वायर होगा 14400, तो उससे तो बड़ा ही है ये, है ना। तो इसका स्क्वायर तो है नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये, चलो एक काम करो कि उसके लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 4 चौके, ये तो छोटा नंबर हो गया, 134 ही होगा, क्योंकि 130 का स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169। अच्छा ये बड़ा हो जाएगा 134, ये भी नहीं होगा। 124 से छोटा तो कोई भी नहीं होगा, फिर बचा क्या, 128 बचा, तो ये आंसर लगा दो इसको। अरे देखो ये तो बहुत बड़ा हो गया, 124 छोटा हो गया, और 124 से छोटा 122 है, तो वो तो कभी नहीं होगा, तो बचा क्या, 128 आंसर, ठीक है। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों एबीसी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है, और एबीसी जो टैंकर हैं उनका कैपेसिटी दे रखा है कि सी जो है वो बी से दुगना है, सी जो है वो बी से डबल है, और टैंकर बी जो है वो ए से दुगना है, ए से दुगना है ये।
तो मान लो ये 1 है तो ये 1 का डबल है 2 है, और ये 2 का डबल है 4 है, सब दुगना तेज है। ठीक है, तो ये तेज हो गए। अब ये बोल रहा है कि तीनों मिलकर के 10 घंटे लेते हैं उसको भरने में, तो 4 और 2 6 और 1 7, 10 मिला करके 7 घंटे में 70 यूनिट पानी डाल देंगे। अरे 10 घंटे में ये एक 2 और 4 कितना 7 लीटर पानी डालते हैं, तो 7 लीटर के हिसाब से 10 घंटे में 70 लीटर पानी डाल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर अकेला ए को भरना हो पूरा टैंक, तो अकेला एक कितना काम करता है 1, तो 70 को 1 से डिवाइड करोगे तो 70 ही घंटे लगेंगे। मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट पानी डालता है ए, तो 70 घंटे में 70 यूनिट पानी डालेगा, तो 70 घंटे लगेंगे ना। ठीक है, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी खिड़की तक पहुंचती है। तो 13 मीटर लंबी सीढ़ी है कोई ऐसी, ये खिड़की है, यहाँ पे खिड़की है ना, मान लो ये ए खिड़की है और ये AC जो है वो सीढ़ी है आपकी, 13 मीटर लंबी सीढ़ी है आपकी। ठीक है, जो सड़क के किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है, ये 12 दे रखा है। तो हम जानते हैं ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो ये 5 होगी क्योंकि 5 ये 12 ये 13 है, सिंपल। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए, मतलब यही पॉइंट जहाँ से वो लगाई गई थी उसी को अगर दूसरी तरफ लगाएं तो खिड़की तक 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचती है। तो फिर ये 5 मीटर तक ही पहुँचती है, खिड़की तक 5 मीटर तक ही पहुँचती है। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, ये हाइट उसकी पहले 12 हो रही थी, हाँ अब ये 5 देख करके एक पता चलेगा आपको 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट बनेगा। तो सड़क की चौड़ाई याद करो, सड़क कितना चौड़ा है, यहाँ से लगा के यहाँ तक की पूरी लेंथ बताना है हमें, है ना। ABC हो गया, तो ये D और E मान लो, तो मतलब B से लगा करके E तक की पूरी लेंथ पूछी हमसे। तो 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है हमारा। ओह सॉरी, गलत कर गया, ये क्या बोल रहा है, खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई पे पहुंचती है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 5 है, सॉरी। और सीढ़ी की लंबाई तो जितनी पहले दे रखी है उतनी ही होगी, ये 13 है तो ये भी 13 ही होगी। कॉमन बात है यार, सिंसियरली थोड़ा समझना है इसको कि देखो सीढ़ी क्या है कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, वो तो बोल ही दिया है। तो सीढ़ी इधर भी डालोगे तो सीढ़ी छोटी ना थोड़ी ना हो जाएगी, सीढ़ी तो 13 ही है, तो ये भी 13 ये भी 13, तो ये 5 ये 13, तो ये कितनी बची 12। ये ट्रिपलेट अभी मैंने लिखा यहाँ पे 5 13, 2 वैल्यूज़ पता हो तो तीसरी अपने आप निकल जाती है। तो पूरी वैल्यूज़ कितनी हो गई 12 और ये 5 कितनी हो गई 17। इसका मतलब सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई 17 मीटर की। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। देखो निम्न में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, तो 5 नहीं है ना, 5 नहीं होगी, है ना। बाकी तो सभी त्रिभुजाकार संख्या है। कुछ लोग सोच रहे होंगे 10 कैसे होगा, 10 आंसर होगा। देखो समझाता हूँ मैं, एक्चुअली मैं इसको कैसे समझाऊँ। निम्न में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, तो मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा सकता हूँ। वैसे कोई चीज़ होती नहीं है ऐसे, ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो 3 है, तो 3 पॉइंट से मिलकर के एक त्रिभुज बन सकता है 1 2 3। और हाँ हमेशा एक ध्यान रखना कि जब भी त्रिभुज बनाओगे ना तो एक पिरामिड के शेप में होना चाहिए वो, ठीक है। एक पिरामिड को बनने में, सुन लेना ध्यान से, एक पिरामिड को बनने में जितने बिंदु की आवश्यकता होती है वही त्रिभुजाकार संख्या होती है। ध्यान रखना, लिख देता हूं, एक पिरामिड के बनने में जितने बिंदुओं की संख्या होगी वही त्रिभुजाकार संख्या होगी, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। जैसे कि ये 3 पॉइंट था, तो 3 से हम एक त्रिभुज बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो त्रिभुजाकार संख्या है। 15 है तो 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। देखो आप गौर से देखोगे तो, एक्चुअली मैं रंगोली नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये 15 से भी ट्रायंगल बनाया जा सकता है। अभी बोल रहा 10 से बनाया जा सकता है क्या? तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। हाँ 10 से भी बनाया जा सकता है, देखो ठीक है ना, 10 से भी बना 5 से बनाया जा सकता है क्या, देखो 1 2 3 4 5। क्या इनसे त्रिभुज बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये नहीं होगी। देखो कोई चीज़ ऐसी होती नहीं है, पर मैंने समझा दिया अपने हिसाब से कि ऐसे पॉइंट्स के नंबर जिनसे एक पिरामिड का शेप मतलब त्रिभुज बनाया जा सकता हो, वही त्रिभुजों की संख्या होती है, ठीक है। ये मैं एक चीज़ें बता दूँ, ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ना, ये किसी एग्जाम्स में आते नहीं एक्चुअली, लेकिन पता नहीं रेलवे में पूछे जाते होंगे, ठीक है। रेलवे का अलग से मैंने प्रिपरेशन कभी नहीं करवाया, अब इसी बुक को सॉल्व करा रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इतना डिटेल में कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको, किसी भी कोचिंग पे नहीं पढ़ाता होगा, है ना। ये बेसिक सी चीज़ें होती है जो कि आपका एनसीईआरटी क्लियर करेंगे कंसेप्ट, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियर हो पाएगी ये चीज़ें, वरना इतना बेसिक सा सवाल भी आप छोड़ के आ जाओगे। चलो, एक सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर एक जीवा है AB, है ना। कहीं भी सर्कल के अंदर एक लाइन ऐसे काट दो जो बीच के होकर नहीं जाए, बीच से होकर भी जाएगी वो भी जीवा ही है। वृत्त का जो व्यास है वो भी एक जीवा ही होती है। और B से D तक एक लाइन खींच दी गई जिसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा, क्योंकि BD लाइन जो है वो वृत्त को टच कर रही है, और ये DE से मिलती है, ठीक है। AB को स्पर्श रेखा DE को D पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। AB को बढ़ाया गया है DE को D पे मिलाने के लिए। AB 12 है, ये 12 हो गया। DE 8 है आपका, ये 8 हो गया। तो BD कितना होगा, X होगा। तो ये यहाँ पे फार्मूला बनता है बेसिक सा कि DE का स्क्वायर बराबर होगा हमेशा DB के, D से B के। अरे ये जो पूरी लाइन है उसका जो स्क्वायर होगा हमेशा वो बराबर होगा DB के स्क्वायर, सॉरी DB इंटू DA के, DB इंटू DA के। ये प्रॉपर्टी होती है, आप ध्यान रखना कि जब किसी वृत्त को एक स्पर्श रेखा बाहर से टच करते हुए अंदर चली जाती है, या फिर कहते हैं उसको जो टच करती है, तो वो जो लेंथ होगी हमेशा बराबर होगी आपकी, ठीक है। तो DE का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 बराबर होगा DB मतलब X इंटू DB। हाँ, तो DB तो कितना हो गया X इंटू DA कितना होगा, तो D से A तक की पूरी लेंथ हो गई 12 + X, ठीक है। अब ये 64 लाना है मेरे को। तो अब मैं देखो, मैं चाहूँ तो सॉल्यूशन करके वर्ग समीकरण भी बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ऑप्शंस भी रख सकता हूँ। अगर मैं 6 लूँगा तो ये 6 हो जाएगा, और 12 और 6 18 हो जाएगा। तो 18 छंग तो 108 होता है, ये नहीं होगा आंसर। 5 लूँगा तो 5 गुना 12 और 5 17, 17 पंजे 85 हो जाएगा। 64 लाना है हमको, नहीं होगा। 4 ले लो तो ये 4 गुना 12 और 4 16, तो 16 चुके 64 आ रहा है ना, बिल्कुल। तो 4 आंसर हो गया हमारा, सिंपल है ना। 4 आंसर हो गया ना। या फिर इसको आप ऐसे भी सोल्व कर लो, x बराबर x का मल्टीप्लाई करोगे तो 12x + x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 64, इस वर्ग समीकरण को सोल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश, देखो एक उमर है एक अविनाश है। उमर ने 10,000 रुपये लगाए, अविनाश ने 15,000 रुपये लगाए, ये पार्टनरशिप आ गया। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। अविनाश ने कितने महीने तक लगाया, सिर्फ 8 महीने तक अपना पैसा लगाया। पहले 12 महीने बाद दोनों का लाभ किस रेशो में बटेगा। देखो इसने तो पैसा नहीं निकाला है ना उमर ने, तो इसने इसका मतलब पूरे 12 महीने के लिए लगाया। बस इन दोनों का रेशो पूछा है उमर और इसका। तो देखो ये 3 0 से 3 0 कट गए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 2 से 2 कट गया, कुछ भी नहीं बचा, 1:1। सिंपल आंसर ऑप्शन सी। अरे क्या है, सिंपल तो है। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्या x - 5 सम संख्या है। x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। क्या x - 5 सम संख्या है और x एक वास्तविक संख्या है। तो चलो देखते हैं। x - 5 सम संख्या है और x एक वास्तविक संख्या है। x - 15 एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये होता है पूरा अंक, पूर्ण अंक, है ना।
विषम पूर्णांक मतलब जो ओड नंबर है लेकिन इंटीजर है, ओड इंटीजर है ना। जैसे कि अगर कोई भी नंबर ले लो अपने दिमाग में, जैसे कि मान लो 25 जो कि 15 और 10 से बड़ा है ना। मैंने मान लिया x की वैल्यू कितनी है, 25 है। ये मैंने अपने दिमाग में माना है, आप 16 भी ले सकते हैं, 17 भी ले सकते हो। मैंने 25 मान लिया, कोई भी नंबर मान लो यार, मानने पे डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। तो 25 माइनस 15 कितना बचा, 10। एक पूर्णांक आ गया, तो ये पूर्णांक है, बिल्कुल पूरा अंक है ना, आधा नहीं है, दशमलव में नहीं है, ठीक है। x माइनस 10 मतलब 25 में से 10 गया तो 15 आ गया, जो कि क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो विषम संख्या भी हो गई और पूर्णांक भी हो गया, बिल्कुल हो गया। तो x माइनस 5 सम संख्या है, तो x कितना हो गया आपका, 25 माइनस 5 मतलब आ गया 20। हाँ, ये एक विषम सम संख्या भी हो गई क्योंकि 0 आ गया, और x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक नंबर भी है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से क्या कौन सा पर्याप्त है। तो देखो, केवल एक कथन पर्याप्त है जबकि 2 अपर्याप्त है, ये तो गलत हो गया। केवल 2 कथन पर्याप्त है जबकि एक कथन अपर्याप्त है। हाँ देखो, x माइनस 15 एक पूर्णांक है, वो तो हमें ऐसे ही पता है, हमने माना ही पूर्णांक नंबर है। लेकिन एक चीज़ बताओ मेरे को कि क्या x माइनस 15 एक पूर्णांक है। अगर ये लाइन नहीं देता तो क्या हम इसको x बराबर 25 मान सकते थे क्या, नहीं मान सकते थे। फिर हम कुछ भी मान सकते थे, 25.5 है, 3/2 है ना, जो मन पड़े मान सकते थे। लेकिन ऐसे नहीं होगा, तो इसीलिए दोनों ही सही है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, बुक में बी दिया था, गलत है वो, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही है। तो ये तो डिवाइड करके देख लो, 6 से 29 को डिवाइड करो, इधर 53 को 12 से डिवाइड करो, जो भी वैल्यूज़ आएगी वो बड़ी या छोटी होगी, रख देना बराबर। जैसे 6 में 6 का डिवाइड किया तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5 बचा, 6 8 48, 4.8 आ गया। अब ये 12 चौके 48, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 5 60, तो 12 चौके 48, 49, 50 और 3 53, 5 बचा, 50 हो गया। 12 3 36, 12 चौके 48, 4.4, तो ये बड़ा हो गया ना आपका 4.8, तो बराबर तो नहीं है ये, मतलब 29/6 बड़ा है 4.4 से, है ना। तो 29/6 बड़ा है, अच्छा यहाँ पे तो ये हो गया, तो ये बराबर तो नहीं है। यहाँ पे 43/12 दे रखा है अब हर जगह, तो 43 को भी देखो, इसको आप डिवाइड करोगे तो 4.8 आएगा, लेकिन यहाँ पे 12 से डिवाइड करोगे तो 12 3 36, है ना। तो देखो, हाँ यहाँ पे सही आ रहा है ये, देखो आप यहाँ पे सही आ रहा है ये, देखो 4.8 जो है वो बड़ा है 3 पॉइंट जो भी आए उससे तो बड़ा ही होगा ना ये, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, बाकी चेक मत करो। अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु से दुगने से 8 वर्ष कम है। अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की अच्छा सिंपल है, देखो समझना है इसको। 3 वर्ष से दुगने से 1 कम है ना, 8 वर्ष से कम है, ठीक है, समझना। एक तो धरित्री है, चलो धरित्री को धरती मान लो, डी फॉर धरित्री, और यूनुस यू फॉर यूनुस, ठीक है। ये बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु, और इन दोनों की आयु का योग 61 वर्ष है, ठीक है। तो मान लो किसी एक की आयु x है, धरित्री मान लो x है, तो ये कितना होगा, 61 माइनस x होगा, है ना। ये तो सिंपल है। अब एक काम करो, ये क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो धरित्री की आयु कितनी होगी, आज से 3 साल बाद x + 3, है ना। तो ये जो 3 साल बाद होगा धरित्री की आयु, वो यूनिस की आयु के दुगने से 8 साल कम है। तो यूनिस की आयु कितनी हो गई 3 साल बाद, तो 61 माइनस x + 3, तो जो यूनिस की आयु है उसके दुगने से 8 साल कम होगी, ठीक है, जो भी इसकी आयु होगी वो, है ना। तो सिंपल सवाल है ये। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे हम, -8 को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 8, तो 8 और 3 हो गया, इधर 11, तो x + 11, इधर देखो 61 और 3 कितना हो गया 64, तो 64 हो गया ये, है ना, 64 हो गया, 64 माइनस x, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 छंग 12, 4 दूना 8, माइनस 2x, तो माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 3x हो गया ये, और 128 में से 11 गया तो 8 में से 1 गया तो 7,
12 में से एक गया तो 11, 117, 3 से काट दो इसको, 3 3 9, 10 11 2 3 9 27, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 39। तो धरती की वर्तमान आयु पूछिए, धरती की वर्तमान आयु कितनी आ गई एक्स 39 ईयर, ये आंसर हो गया। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? देखो अपरिमेय संख्या के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो है 32 का स्क्वायर होता है ना, 32 का स्क्वायर है, तो ये तो एक परिमेय संख्या है। 2048 किसका होगा, 4096 किसका होगा और 2401 किसका होगा? देखो मुझे पता है ये 49 का स्क्वायर होता है ना, 50 का स्क्वायर 500, तो उसके पहले 50 का स्क्वायर 2500, 2500 से थोड़ा छोटा है ये तो 49 का ही होगा क्योंकि एक आ रहा लास्ट में। यहाँ पे ये 40 का स्क्वायर होता है 1600 है ना, तो ये 4000 है ना लगभग, तो 60 के स्क्वायर के से बड़ा है ये, 60 स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच में होगा। 60 का स्क्वायर 3600, 65 देख लो, 65 हो गया 5 25, 6 7 42, 42 25, उससे छोटा है 65 से, तो फिर 61 का होगा, 62 का होगा, 63 का होगा या 64 का होगा। 42 25 से थोड़ा सा छोटा है ये, 64 का स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये 64 का स्क्वायर हो गया। 2048 किसका होगा? देखो 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 50 का स्क्वायर हो गया 2500, तो 50 से तो छोटा है। 45 के आसपास देखो, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 में एक जोड़ दिया 5, 5 चौके 20 25, तो 20 25 हो गया 45 का स्क्वायर। 20 25 से बड़ा है ये, मतलब 46 का होगा, लेकिन 46 का स्क्वायर करोगे तो 6 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, पीछे 6 आना चाहिए, यहाँ पे 8 आ रहा, तो ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। एक रेलगाड़ी 90 की स्पीड से जा रही है, 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का टाइम लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? देखो 90 की स्पीड से जा रही है तो 90 गुना 5/18 कर लो, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 100 मीटर, समय कितना लग रहा है 10 सेकंड, 0 से 0 काट दो, 18 पंजे 90, 5 दूना 10। रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए, हाँ तो मान लो लंबाई, अच्छा ये 2 से नहीं कटेगा अब है ना, क्योंकि 100 + x है, ये तो क्या है हमारा, ये रेलगाड़ी पुल की लंबाई है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई x मान लो, तो ये देखो 0 से 0 भी नहीं कटेगा अब, ये 100 + x है ना, यहाँ पे 18 पंजे 90, ये जरूर कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 25, 25 में 10 का मल्टीप्लाई 250, तो 250 बराबर 100 + x, तो 150 आ गया x की वैल्यू। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मैंने रेलगाड़ी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे वीडियोस बना दिए कंप्लीट, उसको देख लेना, फिर ये हो जाएगा आपसे। मजदूरों के 2 प्रकार हैं। सबसे पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूरों से 3 गुना ज़्यादा काम करते हैं। पहले प्रकार के मजदूर 12 मजदूर किसी काम को 10 दिन में कर डालते हैं। इसी प्रकार कार्य करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूरों और 8 पहले प्रकार के मजदूरों को कितना टाइम लगेगा? देखो मान लो पहले प्रकार के मजदूर ए है, दूसरे प्रकार के मजदूर बी है, और ये बोल रहा है कि पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूरों से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। ये जो है वो पहले वाले वो उनसे 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। एफिशिएंसी दी हुई है ए और बी की, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो हो गई 3:1 में, ठीक है। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, ऐसे लिख लो, याद अच्छा रहेगा। अब यहाँ से देखना, पहले प्रकार के 12 मजदूर मतलब 12A किसी काम को 10 दिन में करते हैं। मान लो कोई एक काम था। इसी प्रकार कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर, तो 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर उसी काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? सिंपल, ए की जगह रख दो 3, तो 12 या 36, 36 में 10 का मल्टीप्लाई 360 बराबर ये वैल्यूज़ रख दो इधर। 4A, ए की जगह रख दोगे 3 और बी की जगह रख दोगे 1, तो 4 तिया 12, 12 और 8 हो गया 20, 20 गुना x, 0 से 0 कट गया, 2 से 36 कटेगा 18 बार, तो 18 दिन लगेंगे। सिंपल आंसर। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। तो ये विराट है, ये मोहिंदर है ना। अब से 7 साल बाद, तो आज की नहीं पता मेरे को यहाँ पे इनकी, और ये जो भी होगा वो विराट जो है मोहिंदर से डबल बड़ा होगा। मोहिंदर मान लो अगर 1 का होगा तो ये 2 का होगा, ठीक है। मुझे आज की वैल्यू नहीं पता, ये 7 साल बाद की उम्र है, इसलिए मैंने थोड़ा दूर लिखा है इनको, मुझे आज का नहीं पता इनका। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 साल कम थी।
तो 5 साल पहले मान लो इसकी उम्र ये जो थी वो 2x थी, इसकी उम्र 1x थी, ठीक है। तो आज से 7 साल बाद, और इसके भी 5 साल पहले की बात कर रहा है वो आज से, मतलब 7 और टोटल 5, 12 साल पहले की बात कर रहा है टोटल। 7 साल बाद की उम्र दी हुई है तो 12 साल पहले की बात कर रहा है। तो इसकी उम्र कितनी थी, ये क्या नाम है इसका, विराट की। तो इसकी उम्र है, देखो विराट की उम्र कितनी है, 2 है ना, और इसकी उम्र है 1x। तो ये बोल रहा है कि 5 साल पहले मोहिंदर की आयु जो थी वो विराट की आयु के 2/5 से, विराट की आयु के 2/5 से। तो विराट की आयु मतलब 2x, और 12 साल पहले तो -12 कर लो। तो इसके 2/5 से 1 साल कम उम्र है किसकी, 5 साल पहले महेंद्र की आयु। तो 5 साल पहले महेंद्र की आयु मतलब उसमें भी 12 घटाना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। तो महेंद्र की आयु कितनी थी, 1x, -12 कर लो, सिंपल, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई इस 1 में होगा तो 5 एकम 5 हो गया ये। अब इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर लो, अच्छा 5 था ना बटे में, तो 5 इधर चला जाएगा तो 5 का मल्टीप्लाई, तो 5x -12 पंजे हो गया 60। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 दूना 4x -12 दूना 24 -5 इक्वल टू 5x -60। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर ये 60 इधर आएगा प्लस का 4x इधर जाएगा तो 5x में से 4x गया, और 24 और 5 कितना हो गया, माइनस का 29। तो x बराबर कितना हो गया, 60 में से 29 घटा दो आप, तो 60 में से ये गया तो 31 बचा, है ना। 9 और 1 10 की 0, 2 3 5 1 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 31। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो कि विराट की वर्तमान आयु बताओ। विराट की वर्तमान आयु बताना है हमें। विराट की आयु कितनी हो गई, 31 दूना 62 हो गई, लेकिन ये तो 7 साल बाद की उम्र है। 7 साल पहले उसकी वर्तमान आयु होगी कितनी, 12 में 7 गया 5, 1 गया 5, 55 ईयर्स होगी उसकी एज, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। या x की वैल्यू में यहाँ रख रहा हूँ विराट की 7 साल बाद की उम्र में, तो आज की उम्र मुझे निकालने के लिए 7 साल ज़्यादा आई है, तो 7 साल घटाना पड़ेगा उसकी उम्र में। तो मैंने यही तो किया यहाँ पे। देखो यार, जिसको ये समझ में नहीं आया ना उसका मतलब समझ जाओ एजेस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो पहले आप एक काम करना, मैंने RS अग्रवाल की बुक कराई है सोल्व, उसमें भी ये चैप्टर कराया है, वो देख लेना। फिर मैंने SD यादव के अंदर भी एजेस का चैप्टर था, उस बुक को भी कंप्लीट सोल्व कराया है, उसका अंदर का भी ये एजेस वाला चैप्टर देख लेना। क्वेश्चंस एक ही दिन में सारे कर लोगे ना प्रैक्टिस, तो बहुत अच्छा इंप्लीमेंट हो जाएगा। 2 अंकों की वो संख्या ज्ञात करो जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। सिंपल है, ऑप्शन से कर लो। 2 अंकों की वो संख्या जो इसके अंकों के गुणनफल की भी 3 गुना है। 8 और 4 12, 12 तिया 36, ये 36 कहाँ है, नहीं है। 4 और 2 6, 6 तिया 18, नहीं है। 2 और 1 3, क्या बोल रहा है, इन ओ सॉरी जोड़ना नहीं है, गुणा करना है, माफ़ी चाहता हूँ। 8 चौके 32, 32 तिया तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 4 और 2 4 दूना 8, और 8 तिया 24, हाँ है 24, तो 24 आंसर हो गया हमारा। सिंपल है ना। अरे जो बोला जाए वो करते जाओ। क्या बोल रहा है कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करो, तो 4 दूना 8 हो गया, और उनका भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 24 आएगा। तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ठीक है। 1600 रुपये की राशि 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। देखो सवाल बेहतरीन है, शायद आधे लोग कर नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि समझना है यहाँ पे न तो साधारण ब्याज दिया है न चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखना कि जब भी किसी सवाल में न साधारण ब्याज दिया हो न चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, बस ब्याज पूछ ले कि 1600 का 6 साल में 5% की दर से ब्याज कितना होगा, तो हमेशा साधारण ब्याज निकाला करो उसका, ठीक है। जब तक अलग से न कहा जाए चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तब तक साधारण ब्याज ही निकालना है हमको, ठीक है। 1 साल की दर है 5%, तो टोटल 6 साल की दर कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30%, तो 1600 का 30%, 10% 160, तो 30% 16 तिया 48, 480 आंसर। देखो मेंटली कर सकते हो यार, समझना इसको, या फिर फार्मूला लगा दो, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100, 1 2 1 2, 16 पंजे 80, 80 छंग भी वही होगा, ठीक है। तपस अवि ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 हिस्सा मिला, इसको 1/3 हिस्सा मिला, तो अवि को प्राप्त हुआ शेष अवि को प्राप्त हुआ, अवि को कितना भाग मिला। देखो मान लो 3 और इस 2 का एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आ गया, इस 3 और इस 2 का एलसीएम आ गया 6,
मान लो कुल टोटल 6 भाग है केक का, मतलब 6 का केक है टोटल, है ना। तो 6 का देखो इसको मिला है आधा, तो तपस जो है उसको मिल गया उसका आधा 3 मिल गया, ठीक है। ऋषि को 1/3 मिला, 1/3 मतलब 2 होता है, ठीक है। तो अब अभी को कितना बचा, तो अभी को कितना मिला होगा, 6 में से 3 और 2 5 इसको मिल गया, तो बचा कितना 1, है ना। तो टोटल 6 में से 1 मिला अभी को, तो 6 में से 1 मिला अभी को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ही लिए, लगभग 20-22 क्वेश्चन कुछ थे, ठीक है। इतने ही ले सकता हूँ मैं क्योंकि समय थोड़ा कम होता है ना। मेरे पास अभी थोड़ा सा, अभी थोड़े दिन तक उलझन है, उसके बाद मैं कंप्लीट थोड़ा बड़ी वीडियोस लूँगा जिसमें 50 से 100 क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है। तो कल हम करेंगे आरआरबी एएलपी टेक्निकल का जो 2018 का जो शिफ्ट सेकंड हुई थी उसी तारीख को, उसके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक दिन में एक शिफ्ट सफिशिएंट है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको चाहे पढ़ना होगा, लेकिन मेरे पास थोड़ा समय कम होता है, ठीक है। इतना करके हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, डोंट वरी। 500-600 ही क्वेश्चन है। एग्ज़ाम जितना नज़दीक आएगी उस दिन मैं 100-100 200 क्वेश्चन भी करा दूंगा, एक 2-2 दिन में। घबराने की ज़रूरत नहीं है, 5 दिन में भी मैं करवा सकता हूँ इसको, ठीक है। एक दिन पूरी कंप्लीट सुबह से शाम तक पढ़ा सकते हैं और एक दिन में भी करवा दूंगा। तो जिसको मैंने कहा है ना कि बुक खरीदी है आप लोगों ने, मैं कराऊंगा, और मैं अभी बंद कर दिया था मैंने, टेंशन मत लो। बीच बीच में आपको एलिगेशंस की वीडियोस भी आएगी, परसेंटेज की भी आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की भी आएगी, काफ़ी लोगों की कमेंट आती है, सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो एक दिन छोड़ करके भी आ सकती है ये वीडियोस, या 2 दिन छोड़ करके भी आ सकती है। आप लोग डेली शाम 5 बजे, या कई बार लेट हो जाता हूँ तो 6 बजे तक भी आप चेक कर लिया कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। थोड़ा समय का ही कारण है, इसीलिए मैं लेट होता हूँ, ठीक है। कई बार वीडियोस टाइम पे आती है, कई बार सुबह आती है, कई बार शाम को आती है, यही कारण रहता है, ठीक है। चलिए बाय बाय।